हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ तरुण कुमार मिश्रा। तो आज के वीडियो में हम लोग हिस्ट्री का चैप्टर नंबर जो 3 है उसका क्या करेंगे, पूरा क्वेश्चन आंसर हम लोग आज के वीडियो में ही कंप्लीट कर लिया जाएगा। ठीक है, तो इस तीसरा चैप्टर का नाम है बाबू कि हिंद चीन में राष्ट्रवाद आंदोलन। ठीक है, आइए तो इसका पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं लोग। क्या बोल रहा है कि आइए, एक तरफा अनुबंधन व्यवस्था क्या थी। मतलब एक तरफा अनुबंधन व्यवस्था क्या थी। तो बाबू इसमें पता है क्या था, इसमें ना किसानों को मजदूरों को खूब सारे क्या करते थे, काम करवाया जाता। बंधुता मजदूर मतलब कि क्या, रोबोट जैसा काम करवाया जाता था और उनके पास कोई ऐसा विशेष अधिकार नहीं था, लेकिन इनके मालिकों के पास असीमित अधिकार था। वही यहाँ पे लिखा गया है कि एक तरफा अनुबंधन व्यवस्था एक तरह की बंधुता मजदूरी थी। बंधुता मजदूरी मतलब रोबोट जैसा है। ठीक है, बंधुता मजदूरी थी जिसे मजदूरों को तो कोई अधिकार प्राप्त नहीं था, जबकि मालिक को असीमित अधिकार प्राप्त थे। रबर बागान के खेतों एवं खानों में मजदूरों से एक तरफा अनुबंधन व्यवस्था पर काम लिया जाता था। ठीक है, समझ गए लोग। मतलब एक तरफा अनुबंधन व्यवस्था क्या थी, तो आप लोग लिखिएगा लोग कि एक तरफा अनुबंधन व्यवस्था में मजदूरों को मजदूरी खूब सारा करवाया जाता था, बंधुता मजदूर जैसा करवाया जाता था और उनका कोई अधिकार विशेष अधिकार नहीं था, लेकिन इनके मालिक के पास असीमित प्रकार के क्या थे, तो अधिकार थे। आइए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं लोग। चलिए, बाओदाई कौन था। बाओदाई कौन था, तो बाबू हम इतना लिखे हैं जरूर, लेकिन आपको पता है, आपको खाली इतना ही लिखना, बाओदाई और नाम का राजा था। बस काम खत्म। अगर ज़्यादा नॉलेज लेना है तो ये सब पढ़ लेना है आप लोग को। ठीक है, चलिए देख ही देते हैं। बाओदाई नाम का राजा था। 1945 ईस्वी में वियतनाम गणराज्य बन जाने के कारण 25 अगस्त 1945 ईस्वी को राज सिंहासन छोड़ लंदन में बस गया। ठीक है, हरियाणांश लंदन में बस गया। 1949 ईस्वी में फ्रांस ने बाओदाई को सैनिक सहायता के साथ दक्षिणी वियतनाम का शासक बना दिया। बाओदाई स्वयं की कमजोरी स्थिति को समझता था। जनेवा समझौता के बाद भी बाओदाई प्रायः फ्रांस में ही रहता था। ठीक है, लेकिन आप लोग को कोई पूछे तो बाओदाई नाम का राजा था। बस इतना ही काफ़ी है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए, हिंद चीन का अर्थ क्या था या फिर क्या है, तो बउआ देखिए, हिंद चीन का तात्पर्य तत्कालीन। अब यहाँ पे हम लिखे ना 2.8, कहीं कहीं पे आप लोग को पता है क्या मिलेगा, तो 3 लाख वर्ग किलोमीटर में, यहाँ पे 3 भी मिलेगा, तो इससे डरने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, तो मतलब ये था क्या, तो बाबू तो दक्षिण पूर्व एशिया में लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला क्षेत्र, जिसमें आज के वियतनाम, लाओसो और कंबोडिया क्षेत्र आते हैं। समझे लोग। इसमें कहने का मतलब हिंद चीन का तात्पर्य तत्कालीन 3 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले उस प्रायद्वीप क्षेत्र से है, जिसमें आज के वियतनाम, बाबू आज के वियतनाम, लाओसो और कंबोडिया के क्षेत्र आते हैं। इनकी उत्तरी सीमा म्यांमार एवं चीन को छूती है। दक्षिण में चीन सागर है और इसके पश्चिम में भी म्यांमार का क्षेत्र पड़ता है। ठीक है, समझ गए लोग। आइए अगला आगे देखते हैं लोग इसका क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं लोग। आइए, आई एम सॉरी, वेट, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं लोग। बाबू क्या बोल रहा है कि जनेवा समझौता कब और किन के बीच हुआ, तो बाबू जनेवा समझौता 1954 में लाओसो तथा कंबोडिया के बीच हुआ था। ठीक है, इतना भी बोल के आप लोग क्या कर सकते हैं, आंसर दे सकते हैं लोग। ठीक है, क्या, तो 1954 ईस्वी में लाओसो तथा कंबोडिया के बीच में हुआ था। ठीक है, लेकिन आइए इन सब को भी पढ़ लिया जाता है। जनेवा समझौता मई 1954 ईस्वी में हिंद चीन समस्या पर वार्ता हेतु बुलाए गए सम्मेलन में हुआ। इसमें वियतनाम को 2 उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम हिस्सों में बांटा गया। यहीं पे 1954 में क्या हुआ, वियतनाम को 2 भाग में बांट दिया गया, उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम हिस्सों में बांटा गया।
तथा लाओसो तथा कंबोडिया में वैध राजतंत्र को स्वीकार कर संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया। समझे, यही था। शॉर्टकट में आपको जेनेवा समझौता कब और किनके बीच हुआ, तो लाओसो तथा कंबोडिया के बीच 1954। क्लियर। चलिए अब अगला देखिए लोग, हुआ आंदोलन किनके बीच हुआ, क्या था, हुआ आंदोलन की चर्चा करें। आइए, हुआ आंदोलन बौद्ध धर्म से संबंधित आंदोलन था जिसके नेता हुइंग फू सो था। यह आंदोलन एक क्रांतिकारी आंदोलन था जो 1939 में शुरू हुआ था। ठीक है, मतलब समझ गए लोग। ये क्या था बाबू, हुआ आंदोलन क्या था, तो यह बौद्धिक धार्मिक क्रांति आंदोलन था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि हिंद चीन में फ्रांसीसी प्रसार का वर्णन करें। ठीक है, तो आइए, 17वीं शताब्दी तक बड़ी संख्या में व्यापारी के साथ ईसाई पादरी हिंद चीन पहुंचे। 1862 ईस्वी में फ्रांस अपने सैन्य बल से अन्नाम पर अधिकार कर लिया और 1863 में कंबोडिया के साथ साथ टोकिन पर भी अपना अधिकार कर लिया। इसी तरह 20वीं शताब्दी के आरंभ तक संपूर्ण हिंद चीन फ्रांस के अधीन हो गया। यही था हिंद चीन के फ्रांसीसी प्रसार, कहाँ से कहाँ तक प्रसार हुआ था। ठीक है, आगे आइए। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। रासायनिक हथियार तथा एजेंट ऑरेंज का वर्णन करें। आइए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर देखते हैं। रासायनिक हथियार तथा एजेंट ऑरेंज का उपयोग अमेरिका द्वारा 1946 में वियतनाम के विरुद्ध किया गया था। समझ गए लोग, 1964 में वियतनाम के विरुद्ध अमेरिका किया था। ठीक है, और आगे आइए क्या है। अब देखिए इसका होता क्या था, और नोट में 1969 में अमेरिका ने कंबोडिया में जटरील नामक रासायनिक छिड़काव किया जिसमें से 40,000 एकड़ रबर वृक्ष समाप्त हो गए। ठीक है, जहरीला, ठीक है, 40,000 पेड़ क्या हो गए थे, मतलब खराब हो गए थे। सुनने में यह भी आया था कि अमेरिका ने क्या किया था, 1969 में अमेरिका ने कंबोडिया में जटरीला नामक रासायनिक छिड़काव किया जिससे 40,000 एकड़ रबर वृक्ष समाप्त हो गए थे। ठीक है, और आगे आइए। तो अब यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन था उसके बारे में। एजेंट ऑरेंज, यह एक ऐसा जहर था जिससे पेड़ की पत्तियाँ तुरंत झुलस जाती थी एवं पेड़ मर जाते थे। अमेरिका ने इसका इस्तेमाल जंगलों के साथ खेतों और आबादी दोनों पर जमकर किया। इस जहर के असर से आने वाली पीढ़ी बीमार पैदा होने लगी। ठीक है, इससे क्या होता था बाबू, आने वाली पीढ़ी क्या होने लगती थी, बीमार पैदा होने लगती थी। तो कैसे, तो विकलांग एवं कैंसर के रूप में, जैसे बच्चा पैदा होता था लोग तो क्या, तो विकलांग हो या फिर कैंसर के रूप में क्या होता था, उनको बीमारी हो जाता था। ये सब चीज़ जन्मजाति हो जाते थे। ठीक है, जैसे हिरोशिमा नागासाकी पे जो अमेरिका द्वारा बम गिराया गया था, तो उसका भी आप जानते ही होंगे लोग उनके बारे में उसके। अब आइए रासायनिक हथियार। तो नापाम एक तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो अगिन बमों में गैसोलीन के साथ मिलकर एक ऐसा मिश्रण तैयार करता था जो त्वचा से चिपक कर जलता रहता था। इसका व्यापक पैमाने पर वियतनाम में प्रयोग किया जाता था। ठीक है, चलिए आगे चलिए। क्या करा, हो ची मिन्ह के विषय में एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो लिखिए, 1917 ईस्वी में हो ची मिन्ह नामक वियतनामी छात्र ने पेरिस में साम्यवादियों का एक गुट बनाया। बाद में वह शिक्षा प्राप्त करने मॉस्को चला गया और साम्यवादी से प्रेरित होकर 1925 में वियतनामी क्रांतिकारी दल का गठन किया और
अंततः 1930 में वियतनाम के आइए ऊपर वियतनाम के बिखरे राष्ट्रवादी गुटों को एकजुट कर वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना की, जो उग्र विचार थी। जनेवा समझौता के बाद उत्तरी वियतनाम में हो चिन मिह की सरकार बन गई। ठीक है, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 9। हो चिन मार्ग क्या है? तो चलिए, वियतनामी की रसद सप्लाई मार्ग हो चिन मिन्ह मार्ग था। वास्तव हो चिन मार्ग रसद सप्लाई मार्ग हनोई से चलकर लाओसो कंबोडिया के सीमा क्षेत्र से गुजरता हुआ दक्षिणी वियतनाम तक जाता था। ठीक है, उत्तरी से दक्षिण वियतनाम तक जाता था, जिससे कच्ची पक्की सड़क पूरे वियतनाम से निकलकर जुड़ती थी। अमेरिका सैकड़ों बार इस पर बमबारी कर चुका था, परंतु वियतकांग एक उसके समर्थक लोग तुरंत उसकी मरम्मत कर लेते थे। अब आइए इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं। क्या करते हैं, अमेरिका सैकड़ों बार इस पर क्या किया था, बम गिराया था, लेकिन वो तुरंत मरम्मत कर लिया करते थे, परंतु वियतनाम एवं उसके समर्थक लोग तुरंत उसकी मरम्मत कर लेते थे। इसी मार्ग पर नियंत्रण के चक्कर में अमेरिका ने लाओसो कंबोडिया पर आक्रमण भी कर दिया था, परंतु तीन तरफा संघर्ष में फंसकर उसे वापस होना पड़ा था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं लोग। क्वेश्चन नंबर 10, अमेरिका हिंद चीन में कैसे घुसा चर्चा करें। चलिए देखते हैं। तो देखिए, अमेरिका शुरुआत में फ्रांस का सहयोग कर रहा था, लेकिन साम्यवादियों के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए अमेरिका का हिंद चीन में दाखिल हुआ। दूसरी तरफ कंबोडिया का शासन सिंहासन अमेरिका से संबंध विच्छेद कर चीन की ओर झुका, जिससे अमेरिका को कंबोडिया में हस्तक्षेप करने का अवसर मिला। साथ ही सिंहासनुक साम्यवादी रूस और पूर्वी जर्मनी से संबंध बढ़ाना आरंभ कर दिया। अमेरिका कंबोडिया या पूरे हिंद चीन में साम्यवादी प्रभाव को, चलिए थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं लोग, प्रभाव को बढ़ाना नहीं चाहता था, इसलिए उसने हिंद चीन में हस्तक्षेप किया। ठीक है, उसके बाद क्या किया, हिंद चीन में अमेरिका ने क्या किया, हस्तक्षेप करने लगा। चलिए अब ये दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन देखते हैं लोग, 150 वर्ड में है। आइए, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, इसमें कितना, तो 150 वर्डों में आप लोग को देना है। आइए, पहला क्वेश्चन क्या है बाबू, देखिए, इनको ऊपर ले जाने दीजिए, नहीं आई थिंक यहीं पे ठीक है। चलिए देखिए, क्या है, हिंद चीन उपनिवेश शासन का उद्देश्य क्या था। उपनिवेश मतलब जानते हैं लोग ना, जैसे भारत ब्रिटिश का उपनिवेश था, कॉलोनियल था। ठीक है, चलिए, फ्रांस द्वारा हिंद चीन को अपना उपनिवेश बनाने का उद्देश्य डच एवं ब्रिटिश कंपनियों की व्यापारिक प्रतिनिधिता का सामना करना था, मतलब उनकी बराबरी करना था, टक्कर देना था, करना था। भारत में फ्रांसीसी पिछड़ रहे थे। चीन में उनका व्यापारिक प्रतिद्वंदी मुख्य रूप से इंग्लैंड था, अर्थात सुरक्षात्मक आधार के रूप में उन्हें हिंद चीन क्षेत्र उचित लगा, जहां खड़े होकर, एक मिनट थोड़ा ऊपर चले, जहां से खड़े होकर वे दोनों तरफ भारत एवं चीन की परिस्थितियों में संभल सकते थे। अब आइए, अब इनका थोड़ा पहला तो पॉइंट देख लिए, ऊपर दूसरा पॉइंट क्या था बाबू, देखिए, औद्योगिकरण के लिए कच्चे माल की आपूर्ति उपनिवेशों से होती थी एवं उत्पादित वस्तुओं के लिए बाजार भी उपलब्ध होता था। ठीक है, दूसरा पॉइंट आप ये भी लिख सकते हैं, या फिर दूसरा पॉइंट आप ये भी लिख सकते हैं, दोनों ही है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, ठीक है, दूसरा पॉइंट देखिए, कच्चे माल की आपूर्ति, वियतनाम एक कृषि प्रधान देश था तथा उसके चीन से सटे राज्य में खनिज संसाधन जैसे कि कोयला, टीन, जस्ता आदि
उपलब्ध था जिसका उपयोग फ्रांसीसी अपने उद्योग में करना चाहता था। समझ गए? दूसरा पॉइंट ये भी था। तीसरा पॉइंट देख लीजिए क्या था। आइए तीसरा पॉइंट देखिए असभ्य लोगों को सभ्य बनाना। फ्रांस द्वारा हिंद चीन में यूरोपीय सभ्यता का प्रचार प्रसार कर वहाँ के लोगों को सभ्य बनाना भी था। ये भी तीसरा पॉइंट था। और ये भी देख लीजिए थोड़ा, क्या अमेरिका जो पूर्व में फ्रांस का समर्थन कर रहा था, वह भी हिंद चीन में अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाह रहा था। मतलब वो भी चाह रहा था व्यापार पर प्रभुत्व अपना स्थापित करे। चलिए अब यहाँ से थोड़ा दुखद है ये क्वेश्चन को देखा जाए। माइली गांव की घटना क्या थी? आइए ये देख लीजिए, यहाँ पे थोड़ा बहुत था। माइली गांव की घटना क्या थी, इसका क्या प्रभाव पड़ा? चलिए देखते हैं लोग। देखिए दक्षिणी वियतनाम, इसको रुके थोड़ा सा छोटा करें इसको। या दैट्स क्लियर। चलिए बाबू, दक्षिणी वियतनाम एक गांव था। दक्षिण वियतनाम का एक गांव था जहां के लोगों को वियतकांग समर्थक मान अमेरिका सेना ने पूरे गांव को घेर कर पुरुषों को मार डाला और वहां के औरतों के साथ बहुत सारा गलत काम किया था। ठीक है, बहुत सारा गलत काम किया था। लेकिन इस बीच में एक बूढ़ा आदमी बच गया था जिसने क्या किया था बाबू, पूरे दुनिया को बताया था इसके बारे में कि अमेरिका ने किस तरह वहाँ के आदमियों को मार के वहाँ के औरतों के साथ, लड़कियों के साथ क्या क्या काम किया। एक बूढ़ा आदमी जो बच गया था उन्हीं के बीच में दबे होकर, लाशों के बीच में, तो उसने अपना बातों को बताया। तो पूरे वर्ल्ड में अमेरिका के थू होने लगा और उसके साथ ही अमेरिका के लोग भी अपने सैनिकों को बुरा भला बोलने लगे थे। ठीक है, अब देखिए इस घटना के कारण अमेरिका की पूरी विश्व में क्या हुआ, किरकिरी होने लगी थी। अतः राष्ट्रपति निक्सन ने शांति के लिए 5 सूत्र योजना की घोषणा कर दी। देखो अब शांति के लिए क्या इसने 5 सूत्र योजना का घोषणा क्या कर दी थी। देखिए पहला, हिंद चीन की सभी सेनाएं युद्ध बंद कर यथास्थान पर रहे। ठीक है, युद्ध बंद हो। युद्ध विराम की देखरेख अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक करेंगे। तीसरा, इस दौरान कोई देश अपनी शक्ति बढ़ाने का प्रयास नहीं करेगा। मतलब ये नहीं जो जैसा है वैसे ही रहेगा, अपने शक्तियों का प्रदर्शन नहीं करेगा, नहीं अपना शक्तियों को बढ़ाएगा। अगला पॉइंट क्या है, चौथा, युद्ध विराम के दौरान सभी तरह की लड़ाइयाँ बंद रहेगी, सभी बमबारी से आतंक फैलाने वाली घटना तक। अगला, युद्ध विराम का अंतिम क्षण समूचे हिंद चीन में संघर्ष का अंत होना चाहिए। इतना ये 5 गो निक्सन ने क्या किया गया, अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन ने ये सब बात बोला था। तीसरा देखिए, अब ऊपर तो आप तो क्वेश्चन पढ़ लिए कि माइली गांव की क्या की घटना थी, तब क्या इस क्वेश्चन में देखिए क्या हो रहा है। राष्ट्रपति निक्सन के हिंद चीन में शांति के संबंध में 5 सूत्री योजना क्या थी, इसका प्रभाव क्या पड़ा। तो अभी ऊपर 5 गो जो योजना पढ़े ना वही चीज़ है। आइए देखते हैं। देखिए बाबू, माइली गांव की घटना के बाद विश्व में किरकिरी होने के बाद अमेरिका राष्ट्रपति निक्सन ने निम्नलिखित 5 सूत्री योजना की घोषणा की थी। तो ऊपर वाला जैसे हम लोग देखे थे, हिंद चीन में सभ्यता, युद्ध विराम अवस्था, इसके दौरान कोई अपना शक्ति को बढ़ाएगा नहीं, युद्ध विराम के बाद आतंकी फैलाने वाली घटनाओं तक शांत रहेगा लोग, इतना सारा चीज़। ऊपर से क्या अंत में क्या था, ऊपर ही वाला क्वेश्चन है, वही सब हम छोटा में लिख दिए हैं। युद्ध विराम का अंतिम क्षण समूचे हिंद चीन में संघर्ष का अंत होना चाहिए, ये था। मतलब ये 5 गो सूची क्या है, सूचीबद्ध था। अब देखो क्या था, अब यहाँ से क्या हुआ, परंतु इस शांति प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया। अमेरिका सेना पुनः बमबारी शुरू कर दी, लेकिन अमेरिका अब जान चुका था कि उसे अपनी सेनाएं वापस बुलानी ही पड़ेगी। निक्सन ने पुनः 8 सूत्री योजना रखी, वियतनामियों ने इससे खारिज कर दिया। अब अमेरिका चीन को अपने पक्ष में करने में लग गया। ये थोड़ा इसको ऊपर, अपने पक्ष में करने में लग गया। वियतनामियों को चीनी धोखा का आदेश होने लगा। 24 अक्टूबर 1972 को वियतकांग उत्तरी वियतनाम अमेरिका दक्षिणी वियतनाम में समझौता तय हो गई, परंतु दक्षिणी वियतनाम ने आपत्ति जताई और पुनः वार्ता के लिए कहा।
चलिए अब देखिए, वियतकांग ने इसे अस्वीकार कर दिया। इस बार इतने बम गिराए गए जिनकी कुल विध्वंस शक्ति हिरोशिमा में प्रयुक्त परमाणु बम से कहीं ज़्यादा आंकी गई। मतलब समझ जाइए लोग ना, हिरोशिमा पे जितना बमबारी हुआ था, 2-3 गो बम जो अमेरिका गिराया था हिरोशिमा, जापान के हिरोशिमा नागासाकी पे, उससे कहीं ज़्यादा विध्वंस हुआ, मतलब उससे कहीं ज़्यादा शक्तिशाली विनाश हुआ। प्रयुक्त परमाणु बम से ज़्यादा आंकी गई। हनोई में भी इस बमबारी से ध्वस्त हो गई, परंतु वियतनामी डटे रहे। अंततः 27 फरवरी 1973 को पेरिस में वियतनाम युद्ध की समाप्ति के समझौता पर हस्ताक्षर हो गया। समझौता की मुख्य बात थी युद्ध समाप्त के 60 दिन के अंदर अमेरिकी सेना वापस जाएगी। उत्तर और दक्षिण वियतनाम परस्पर सलाह करने की एकीकरण मार्ग पर खोजेंगे। ठीक है, मतलब युद्ध खत्म हुआ, एकीकरण के मार्ग पे क्या करेंगे लोग, ये लोग खोजेंगे। अमेरिका वियतनाम को असीमित आर्थिक सहायता भी देगा। इस मतलब देखिए, युद्ध जब खत्म होता है ना, जब दो देशों के बीच में जब झगड़ा होता है ना, तो जो देश हार जाता है और जो देश जीत जाता है, तो जीता हुआ देश हारे वाला देश को क्या करता है, समर्थन देता है फिर उसको डेवलपमेंट करने के लिए। ठीक है, जैसे अमेरिका ने क्या किया था, अमेरिका ने हिरोशिमा नागासाकी पे क्या किया था, बम गिराया था। उसके बाद क्या किया अमेरिका, क्या बोला जापान से कि आप अपना कुछ समझौता हुआ वहाँ पे कि आप अपना सैन्य शासन नहीं रखिएगा, सैनिकों को नहीं रखिएगा बॉर्डर पे, हम अपना सैनिक देंगे, आपको हिफाजत करेगा और बहुत सारा इनको पैसा भी दिएगा कि फिर से ये क्या करे, डेवलपमेंट हो जाए। तो आज आप लोग जापान का हाल देख सकते हैं, सबसे अच्छा। चलिए और अब इस बार में और देख लीजिए, इस तरह अमेरिका के साथ चल रहा युद्ध समाप्त हो गया एवं 30 अप्रैल 1975 में दोनों उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण हो गया। ठीक है, ये कितना प्यार से बाबू हो गया एकीकरण, लेकिन इसके पीछे इतना सारा चीज़ था ना, बहुत सारा ऐसा चीज़ था जिसको हम लोग को जानना चाहिए। जैसे कि ये युद्ध में बहुत सारे ऐसे सैनिक थे जो मरे थे, बहुत सारे, समझे। मतलब पता चलता है ना कि इसमें मतलब कि लाखों करोड़ों सैनिक क्या कर रहे थे, मरे गए थे। 3 लाख से ज़्यादा सैनिक तो घायल हुए थे इस युद्ध में। 48,000 50,000 तक तो हेलीकॉप्टर अमेरिका का खराब हो गया था। ठीक है, जेट हो गया, क्या कहा जाता है, हेलीकॉप्टर हो गया, जेट हो गया, बहुत सारे चीज़। दोनों तरफ से देखिए, किसी भी क्षेत्र में झगड़ा होता है ना, तो कोई ये नहीं कह सकता कि किसको हानि हुआ किसको लाभ हुआ। जब भी युद्ध होता है तो दोनों क्षेत्रों में क्या होता है, बराबर ही हानि होता है, बस 19-20 का अंतर होता है। ठीक है, अब समझिए कि 9,000 10,000 करोड़ सैनिक मारे गए थे ये वियतनाम के। अमेरिका के भी बहुत सारे सैनिक मारे गए थे। दक्षिणी वियतनाम के तो कम से कम बोला जाता है कि 18,000 से भी ज़्यादा सैनिक क्या हुआ था, मारे गए थे। चलिए अब आइए क्वेश्चन नंबर 4। चलिए, फ्रांसीसी शोषण के साथ साथ उसके द्वारा किए गए सकारात्मक कार्यों की समीक्षा करो। मतलब फ्रांसीसी शोषण के साथ साथ उसके द्वारा किए गए सकारात्मक, मतलब तो अच्छे भी काम कौन कौन किया था, इसके बारे में हम लोग को बताना है। आइए देखते हैं लोग। तो देखिए, फ्रांसीसी ने प्रारंभिक शोषण तो व्यापारी, नगरों एवं बंदरगाहों से शुरू किया। उसके बाद किसानों का शोषण करना भी स्टार्ट किया था। ठीक है, जो ग्रामीण किसान थे ना, जो गांव के, उनके लिए भी क्या किया था, अंदर ही जो ग्रामीण किसान थे उनका भी शोषण किया था। ठीक है, करने लगा था। फ्रांसीसियों ने शोषण के साथ साथ कृषि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए नहरों एवं जल निकासी का समुचित प्रबंध किया और दलदली भूमि, जंगल आदि में कृषि क्षेत्र को बढ़ावा जाने लगा। चलिए इसको थोड़ा ऊपर करने दी। इन प्रयास का ही फल था कि 1931 ईस्वी तक वियतनाम विश्व का तीसरा बड़ा चावल निर्यात देश बन गया। रबर बागान, खानों, फार्मों एवं मजदूरों के एक तरफा अनुबंधन व्यवस्था पर काम लिया जाता था। एक तरफा, हई वाला भी पढ़े हो लोग ना बाबू, एक तरफा अनुबंधन व्यवस्था, ऊपर अभी पढ़ के आए हो लोग कि मतलब जी भर के इनसे काम लिया जाता था, इनका कोई अधिकार भी नहीं था। चलिए, काम लिया। जमींदारी अपने विकृत रूप में आ चुकी थी। हालांकि इसी दौरान पूरे उत्तर से दक्षिणी हिंद चीन तक सकारात्मक विकास जोरों पर रहा। जैसे देखिए, एक तरफ विशाल रेल नेटवर्क, सड़क जाल बिछ गया था। अब शिक्षा,
थोड़ा शिक्षा की बात किया जाए, जैसे कि वहाँ तो सड़क उड़क रेल यात्रा सब बिछाए गया लोग। शिक्षा में देखिए क्या हुआ था। शिक्षा परंपरागत स्थानीय भाषा अथवा चीनी भाषा में शिक्षा पा रहे लोगों को अब फ्रांसीसी भाषा में शिक्षा दी जाने लगी, परंतु इसी क्षेत्र में बसने वाले फ्रांसीसियों को शिक्षा के प्रसार के सकारात्मक प्रभाव का डर था, अतः आम लोगों को शिक्षा से दूर रखने का प्रयास किया जाने लगा और स्कूल, अब देखिए यहाँ पे हाई स्कूल लिखा है, याद रखिएगा, स्कूल के अंतिम सालों की परीक्षा में अधिकतर स्थानीय बच्चों को फेल कर दिया जाता था। स्थानीय जनता एवं कॉलोनियों की सामाजिक स्थिति में असमानता जमीन का अंतर था और 1920 के दशक तक आते आते छात्र छात्राएं राजनीतिक पार्टी बनाने लगे थे। ठीक है, 1920 तक आते तो छात्र छात्राएं क्या किए, राजनीतिक दल बनाने लगे थे। दोनों विश्वविद्यालय का बंद किया जाना फ्रांसीसी शोषण का पराकाष्ठा थी। ये था आप लोग का। चलिए अगला क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, बस यही खत्म। चलिए, हिंद चीन के राष्ट्रवाद के विकास का वर्णन करें। हिंद चीन के राष्ट्रवाद का वर्णन करना है, तो आइए देखिए बोल रहा है, देखा जाए, इसको थोड़ा सा ऊपर किया जाए। चलिए बाबू, हिंद चीन में फ्रांसीसी उपनिवेशवाद के छोटे मोटे विद्रोह का सामना तो शुरुआती दिनों से ही झेलना पड़ रहा था, परंतु 20वीं शताब्दी के शुरू में यह भयानक होने लगा। वहाँ राष्ट्रवाद का विकास निम्न प्रकार से होने लगा। उपनिवेश आप लोग को समझा दिया, उपनिवेश क्या होता है, मतलब कि एक देश जब दूसरे देशों पे गुलाम करने लगता है, अपना शासन चलाने लगता है। जैसे एग्जाम्पल हम बार बार देते हैं, जैसे कि ब्रिटिश, भारत औपनिवेशिक था किसका, तो ब्रिटिश का। आइए, 1930 ईस्वी में फान बोई चाउ ने दुताइन होई नामक एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की, जिसके नेता कुआंग थे। फान बोई चाउ ने द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम लिखकर हलचल पैदा कर दी। ठीक है, हाँ ये याद रखिएगा लोग, ये ऑब्जेक्टिव में आता है, ये कौन लिखा था। ठीक है, चलिए ऑब्जेक्टिव में आता है ये। चलिए यहाँ देखिए, 1905 में जापान द्वारा रूस को हटाया जाना हिंद चीनी के लिए प्रेरणा स्रोत बन गया। रूसो एवं माउंटक्यूस जैसे फ्रांसीसी विचार उन्हें द्वेषित कर रहे थे। तीसरा अगला पॉइंट, राष्ट्रवादी नेता फान चू चिन्हा ने राष्ट्रवादी आंदोलन के स्वतंत्रीय स्वरूप को गणतंत्रवादी बनाने का प्रयास किया। ठीक है, चलिए ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अगला पॉइंट देखिए, इसका क्या कह रहा है कि जापान में शिक्षा प्राप्त करने गए छात्रों ने फान चू चित्र के विचारों से प्रभावित होकर वियतनाम कुआन फुई होई नामक संगठन की स्थापना की। ठीक है, ये भी हो गया। अब देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हुई ज्यादतियों के कारण 1914 में ही देशभक्तों ने एक वियतनामी राष्ट्रवाद दल नामक संगठन बनाया, जिसका पहला अधिवेशन कैप्टन में हुआ। ठीक है, कैंटन में हुआ। अब देखिए, 1917 में हो ची मिन्ह नामक एक वियतनामी छात्र ने पेरिस में ही साम्यवादी का एक गुट बनाया। ठीक है, अगला 1925 में हो ची मिन्ह ने साम्यवादी से प्रेरित होकर वियतनामी क्रांतिकारी दल बनाया। अब आइए, ये सब सन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 1930 में वियतनाम के बिखरे राष्ट्रवाद गुटों को एकजुट कर वियतनामी सान यंग की स्थापना किया गया। अब आइए, 1930 के दशक की विश्वव्यापी मंदी ने भी राष्ट्रवाद के विकास में योगदान दिया, क्योंकि हिंद चीन में बेरोजगारी बढ़ती जा रही थी। इस स्थिति से परेशान किसान भी साम्यवाद को अपना रहे थे और राष्ट्रवादी आंदोलन जोर पकड़ता जा रहा था। तो आई थिंक ये क्लास 10th का क्या होता है, ये चैप्टर यहीं पे क्या होता है बाबू, एंड होता है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वाला वीडियो हम लोग जो नेक्स्ट चैप्टर है उसको क्या करेंगे लोग, क्लियर किया जाएगा। आप लोग क्या करिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा,
पढ़कर यहाँ पे कुछ आप लोग को ऐसा दिखाई दे जो कहीं पे कमी लग रहा हो तो आप बता भी सकते हैं लोग। क्वेश्चन आंसर आपको ठीक लग रहा है कि आप लोग को नोट्स से पढ़ना अच्छा लगेगा, आप बता सकते हैं, हम लोग नोट्स भी करवा देंगे आप लोग को, ठीक है। बहुत सारे बच्चे लोग प्रीफर करता है कि नहीं क्वेश्चन आंसर ही ज़्यादा ठीक है, उनको नोट्स अच्छा नहीं लगता है, इसी वजह से क्वेश्चन आंसर का क्या किया जाता है, सॉल्यूशन करवा दिया जाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने दिया जाए, बाय।